लाइव है दो जल्दी। सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और सभी लोगों के लिए, हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक करे इस वर्ष, अब पिछला वर्ष तो अपना बहुत बुरा निकल गया, लेकिन आने वाला ये जो हमने जिस वर्ष में प्रवेश किया है, इस वर्ष आप सभी लोगों की जो खास तौर पर जो मनसा है कि आप किसी न किसी पद पर पहुंचे, ये बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारे जीवन की बिल्कुल एक रूपरेखा बदल जाती है। आप लोग अच्छी मेहनत करें। बस एक बात याद रखिएगा, सारे लोग एक बात याद रखेंगे, ज्यादातर लोगों का, जो लोग बिल्कुल कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे अपने ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि अगर आप और हम दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं जाने देता। इस लिहाज से हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, हमने ये वर्ड नहीं लिया कि होगा, हमने ये कहा होगा ही होगा। बस इतना याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट थोड़ी सी कमी कर देते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज अपन खरीद के लाए लेकिन उसमें चमक नहीं कर पाए, ऐसी कुछ स्टूडेंट करते क्या है, साल भर हम लोग उनके लिए मेहनत करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मात्र आपका जो शुभ समाचार है और उसके साथ मिठाई का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा मिलने से हम लोग करोड़पति नहीं हो जाते, मिठाई का डिब्बा मिलने से करोड़पति नहीं हो जाते, लेकिन ये एक प्रथा है, ये एक शुभकामनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, अरे हम गए थे, हमने फीस चुका दी, हमने फीस अदा कर दी, अब क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब क्या जाना। ये बहुत गलत बात है। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, हो सकता है जो लोग बिजनेस के लिए कोचिंग चला रहे हो उनकी फीस आपने अदा कर दी हो, लेकिन अगर आप यहां पढ़ रहे हैं, अपने ईमान धर्म को कभी तौल के देखिएगा। मैंने आपके कोर्स की फीस नहीं ली है, और जितनी मेहनत मैं आपसे कर रहा हूं आपके लिए और आपसे करवा रहा हूं, उसकी फीस आप अपने मन से उसको बैलेंस करके देखिएगा, तो आप सोचेंगे कि नहीं सर ने उसके बैलेंस के बराबर हमसे फीस नहीं ली है। ना ज्ञान की कोई फीस होती है, ना कोई गुरु दक्षिणा कंप्लीटली दे सकता है, और ना कोई ले सकता है। ये तो जीवन निर्वाह की एक प्रक्रिया है कि हमें भी पैसों की आवश्यकता है पूरा संचालन करने के लिए, तो उसके लिए आप लोगों से फीस लेते हैं। लेकिन आप ये सोचे कि नहीं हमने 8 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे का आपने हमें 500,000 दे दिया, ये तुलना नहीं होती। तुलना होती है आपकी शुभकामनाओं की, आपकी दुआ की, जो हमें मिलेगी बाद में। आपके माता पिता की दुआएं मिलेंगी, आपकी दुआएं मिलेगी, आपके भाई बहनों की दुआएं मिलेंगी कि आपके परिवार से कोई एक रोजगार का दीपक जल गया। सो वो समाचार देने जरूर आया करो। याद रखो, उसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात शायद सालों में कभी होती है, और ना हम आपको बुलाते हैं, ना आपसे हमारी मुलाकात होती है, ना हम आपसे कुछ मांगने जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, आपकी भर्ती होती है, उस दिन ये आभार या ये शुभकामनाएं देने जरूर आया करो कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ये मिठाई खा लो। वही हमारे लिए एक नया जीवन होता है, एक नया वर्ष होता है, एक नया दिन होता है। तो ये तो एक कॉमन जो सब लोग मनाते हैं 1 जनवरी, वो सबके लिए है। हमारे लिए तो हर वो एक नया दिन होगा जिस दिन हमारा एक स्टूडेंट आएगा और कहेगा कि सर आज हम सक्सेस हो गए। और उस दिन की हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आपका मिठाई का डिब्बा बस मालिक ने तैयार कर दिया होगा और बस वो आने ही वाला होगा। ओके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब हमें तो यहीं रहना है, एक बैच उठेगा दूसरा बैच पढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एनर्जी के साथ। आया ना? ठीक, हम कल कहां छोड़ा था हमने? मरियल आ जाएगी, हम क्लास बंद कर। क्या पढ़ रहे थे? हेलोजन पढ़ रहे थे। अधातुओं में हमें एक परिवार पढ़ना था, हेलोजन। क्या पढ़ना था? ओके,
वर्ग 17 था, अधातुएं थी, और ये पूरी आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणी तत्व थे, और इनमें से भी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी था फ्लोरीन। क्या था? अरे क्लियर है? याद आया कुछ? नहीं याद आया? ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे हेलोजन, ठीक है, नाइट्रोजन तक हम पढ़ चुके थे। हमें हेलोजन, देखो जरा यहां पर देखें, ये रहा समूह 17, और अब ये आवर्त सारणी बताने की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आवश्यकता है। आवश्यकता है क्या? चलिए, समूह 17 के बारे में कोई जानकारी देने की आवश्यकता है क्या? अब देखिए, ये नॉर्मली लिखा जाता है कि यहां पर इस शब्द से उत्पत्ति हुई, इस शब्द, ये एग्जाम के आपके काम का नहीं। हम मुद्दे की बात पर आते हैं जहां से एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, सामूहिक अर्थ होता है लवण बनाना। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये अधातुएं हैं। क्या है ये? अधातुएं कैसी होती हैं? अम्लीय। आवाज नहीं आ रही है? ये अम्लीय होती हैं, और ये धातुओं के साथ, धातुएं कैसी होती हैं? क्षारीय। एक अम्लीय है और एक, जब ये क्रिया करती हैं तो ये बना लेती हैं लवण, यानी सॉल्ट बना लेती हैं। बस वही लाइन इनने कही है कि ये अत्यधिक मात्रा में क्या बना लेती हैं? लवण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, विद्युत ऋणात्मक है। चलिए, 17 में इनमें रखे गए तत्वों को हेलोजन तत्व कहा जाता है। इस समूह में कुल 6 तत्व। अरे क्लियर है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसिन। ओके, इन्हें क्रम से याद रखना है। क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लास्ट वार्निंग है आपके लिए, आपको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है? अच्छा जवाब आएगा तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। ओके, ऐसा तो नहीं कहीं घूमने की धुन रखी हो, नए वर्ष की धुन रखी हो, एक बढ़िया तड़क वाला जवाब। ओके, तो क्या क्या है? फ्लोरीन है, के बाद आयन, क्लियर है? एस्टेटीन है और टेनेसिन, क्लियर है? कुल 6 तत्वों में से 5 तत्वों को निश्चित रूप से हेलोजन तत्व कहा जाता है। जो छठवां है उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के मत अलग अलग है। कुछ इसे हेलोजन मानते हैं, कुछ इसे हेलोजन। ओके, लेकिन 5 बिल्कुल कंप्लीट हैं। क्लियर है? अंतिम तत्व जो टेनेसिन है, इसके बारे में वैज्ञानिकों का मतभेद है। ओके, अगला देखते हैं हेलोजन तत्व की विशेषताएं। हेलोजन समूह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा समूह है जिसमें सामान्य ताप व दाब पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, यानी कुछ ठोस भी हैं, कुछ द्रव भी है और कुछ। अरे क्लियर है? एक ही परिवार ऐसा है जिसमें तीनों अवस्थाएं हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जबकि बाकी सारे वजह धातुओं का पूरे के पूरे ठोस थे, है ना। जैसे अभी समूह 18 देखेंगे तो सारे तत्व कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? लेकिन हेलोजन एक ऐसा परिवार है जिसमें ठोस भी है, द्रव भी है। वो अरे क्लियर है? देखे कैसे ठोस द्रव गैस देखते हैं हम। हमने देखा फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो गैस है। फ्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी क्या है? एक। ब्रोमीन क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, अब देखिएगा, आयोडीन एक ठोस है, और एक बात और है, आयोडीन एक अधातु है। अरे आयोडीन ही क्या, पूरा का पूरा परिवार अधातु है। और हमने पढ़ा था कि अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? ये अपवाद है। देखे, एस्टेटीन ये भी ठोस है। छठवें के बारे में हमारे लिए अपवाद है, इसलिए हम उसे हेलोजन में लेंगे या नहीं लेंगे ये कोई पक्का नहीं। लेकिन अभी 5 हम पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है, आयोडीन ठोस है। अरे क्लियर है? इनके रंग भी रट लीजिए कुछ हद तक, जैसे फ्लोरीन पीली गैस है। ओके, कई बार पेपर में आ जाता है। अब देखें, क्लोरीन हरी और पीली गैस है, ब्रोमीन काला भूरा द्रव है। काला तो है लेकिन काले के साथ भूरा। ओके, अब आयोडीन बैगनी और काला ठोस है। ये बैगनी टाइप का पाया जाता है। ओके, चलिए एस्टेटिन काला है, ठीक है। अब देखो इनका घनत्व, देखो इनका घनत्व नीचे की ओर घटता हुआ, यानी ऊपर घनत्व ज्यादा है, नीचे घनत्व। देखो आणविक आकार, आकार इनका बढ़ता है। अरे निश्चित बात है, इनको रटने की जरूरत, हमने फिजिक्स में पढ़ा था आयतन और घनत्व। आयतन यानी आकार। अरे भैया, इनका परमाणु क्रमांक कम होता है, इनका परमाणु क्रमांक होता है, यानी ऊपर हो सकता है कम कक्षाएं हो, नीचे कक्षाएं ज्यादा। याद आया? जब यहाँ आकार कम है, यहाँ आकार, तो निश्चित बात है यहाँ घनत्व ज्यादा, घनत्व यहाँ घनत्व और आकार से हमें पता ही है। अरे क्लियर है? अभिक्रिया सबसे ज्यादा अभिक्रिया और सबसे ज्यादा सबसे कम। अब इनमें कोई रटने का है क्या? हमने जिस दिन आवर्त सारणी पढ़ाई थी क्लियर करा दिया था या नहीं कराया था? ओके, चलिए देखिए, तो आकार के अनुसार ये आकार कम है, आकार ज्यादा है, लेकिन घनत्व ज्यादा है, घनत्व और क्रियाशीलता ज्यादा है, क्रियाशीलता कम, ऊपर से नीचे आने पर कम। ओके, जिन लोगों ने शुरू से देखिए क्या होता है, कई बार वो चीजें आती हैं, लोग सोचते हैं कि हमने आज से क्लास ज्वाइन करी है, हमें आज ही समझ में आ जाए, लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई का एक फंडा है। कई बार ये चीज समझने के लिए आज से 15 दिन पहले की चीज पता होना चाहिए। ओके, जैसे अब घनत्व और आयतन, भले हम पढ़ रहे केमिस्ट्री में, लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ी है तो घनत्व और आयतन समझ में आ रहा होगा। जिनने नहीं पढ़ी है वो कहेंगे सर ये क्या कह दिया, ये घनत्व कह दिया, आयतन कह दिया, इनने कह दिया ये कम है, ये ज्यादा है, लेकिन जिनने पढ़ा है उनको समझ में आ गया है। ओके, इसका सेल चेंज किया है, करो इसका सेल चेंज करो। देखो फ्लोरीन गैस अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था कॉमन है। हेलोजन धातुओं के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण कर दे। उदाहरण के लिए कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब देखो ये कैल्शियम धातु है, फ्लोरीन अधातु है। जब भी तुम्हें एक धातु मिले और एक, समझ जाना कि ये सॉल्ट है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ये देखो NaCl, क्लोरीन अधातु है, सोडियम ये क्षार है, ये अम्ल है, फाइनली बन गया लवण। ओके, ये चांदी है, ये ब्रोमीन है, तो ये क्या हो गया? लवण। याद रखिएगा इन चीजों को, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस के आधार पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए निम्न में से कौन सा अम्लीय है? कॉमन क्वेश्चन है। अब अगर दोनों अधातुएं हैं तो अम्लीय में जाएगा। कल जैसे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पढ़ा था? तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमने कहा था कि ये अम्लीय है। क्या कहा था? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अधातु हैं। क्या कहा था? अम्लीय है। पक्का? अब देखना, जैसे कल हमने बनाया HCl, ये क्लोरीन भी अम्लीय है, हाइड्रोजन भी अम्लीय है, अधातु है। हमने कहा H2SO4, ओके, लेकिन अगर इसी को हम कहते हैं NaOH, अब ये क्षारीय हो जाएगा। हालांकि ये भी लवण है। क्या है ये? क्यों? क्योंकि सोडियम, अब इसमें माइनस और प्लस मिलेगा तो ये लवण बन जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, जहां पर धातुएं ज्यादा सक्रिय होती हैं, ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो वहां पर हम कहते हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आई है? देखो अब ये बार बार पढ़ने का नहीं, क्योंकि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं,
क्रियाएं नहीं पढ़ना। हेलोजन तत्व के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इनके विद्युत ऋणात्मक होने की सबसे बड़ी बात यही है। क्यों? क्योंकि लास्ट कक्षा में इन्हें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इनके पास मान के चलते हैं 2 होते, लास्ट कक्षा में कितने होते? 2, तो कम पड़ रहे होते 6, तो ये 2 दान कर देते कि अब 6 कहां से लाए, तो एक काम करो 2 का कर दो दान। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? लेकिन तो ये दान करने का और एक्सेप्ट करने का सिद्धांत है कि मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास 1 रुपया है, 99 कम पड़ रहा है, तो हम कहेंगे 1 डोनेट कर दो। लेकिन अगर 99 है तो हम 99 दान नहीं करेंगे, हम कहेंगे 1 हमें मिल जाए। बस यही इनका काम है कि इनके लास्ट कक्षक में 7 कितने इलेक्ट्रॉन है? इन्हें मात्र कितना कम पड़ रहा? 1। सो ये एनी हाउ 1 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, और जैसे ही ये खींचते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाते हैं, और ये भरसक प्रयास करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन खींचने का। ओके, इसलिए इन पर -1 चार्ज होता है। अरे क्लियर है? कैसा चार्ज होता है? माइनस। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात और, अब देखना, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, और यहां आओगे तो आकार बढ़ जाएगा। आया ना? ये नाभिक पास में इसलिए ज्यादा जोर से खींचेगा, नाभिक दूर है इसलिए कम जोर से खींचेगा। इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन होगा? फ्लोरीन। कौन होगा? अरे क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इसलिए इनको 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील दोनों चीजें होती हैं, जो डोनेट करे वो भी क्रियाशील, जो एक्सेप्ट करे, क्योंकि अब क्षारीय धातुएं डोनेट कर रही थी तो हमने क्रियाशील कहा था, और ये एक्सेप्ट करती हैं सो क्रियाशील। ठीक है, पूरी अधातुओं में पूछा जाए, पूरी अधातुओं में हेलोजन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। चलिए, यही कारण है कि हेलोजन तत्व प्रकृति मुक्त अवस्था में नहीं हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जिसके पास जाते हैं तत्काल इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। ओके, चलिए, हेलोजन तत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता दर्शाते हैं। इससे ऊपर की नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में कम। कोई नई बात? कोई नई बात? मैंने आपसे पहले कहा है कि स्टडी ऐसी करिए कि अगला लेसन चालू हो और कम से कम 50% आपको पता हो। इनमें कोई नई बात आई है? चलिए आगे चलते हैं। हो गया, ये डबल कॉपी हो गया। चलिए, हेलोजन तत्वों का संक्षिप्त विवरण। देखें, हमें पढ़ना है फ्लोरीन के बारे में। क्या के बारे में? परमाणु क्रमांक है 9। अब देखिएगा, मेन बात है, रासायनिक चिन्ह F है, परमाणु क्रमांक 9 है, द्रव्यमान 18 के लगभग है, सामान्य ताप और दाब पर एक गैस है। ओके, खोजकर्ता के हेनरी माइसन है। सबसे हल्का है, क्योंकि इसका आकार छोटा है, बाकी का आकार सबसे बड़ा है। अरे क्लियर है? देखते हैं, तथा सबसे अधिक विद्युत ऋणी। कोई नई बात आई क्या? चलिए आगे देखते हैं। यही हीलियम तथा नियान के अतिरिक्त लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करता है। सभी तत्वों के साथ क्रिया कर लेता है फ्लोरीन। आगे चलते हैं। उपयोग, टेफ्लॉन जैसे ये उतना ज्यादा इंपोर्टेंट टूथपेस्ट के निर्माण में, फ्रिज एवं एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। अब यहां तो तीनों का उपयोग आ गया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, और अरे क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरीन, फिर वही बात, क्लोरीन अब सेकंड नंबर का है। ये भी एक गैस है, इससे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। नहीं आया याद? बुझे ठोस सूखे बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें, क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद है? CaOCl2, याद है? ये विरंजक का काम करता है, और साथ में क्लोरीन जो है
वो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। अब जो क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर आपने बनाया है, ये पानी साफ करने के काम आता है। इसका 90% हमें पता है। देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन 17 है, 35 है, सामान्य ताप और दाब पर गैस है। इसकी खोज सीले ने करी थी। ये पढ़ते जाइएगा किसने खोज करी थी। हरे पीले रंग की एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसका घनत्व सामान्य वायु अधिक होता है। यह जल में आंशिक रूप से मिले। ये धातुओं एवं धातुओं दोनों के साथ क्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती है। ये धातुओं के साथ भी क्रिया कर लेती हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कि ये देखो NaCl, ये धातु का क्लोराइड है, और HCl ये हाइड्रोजन का क्लोराइड है। ये कुछ एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। यानी क्लोरीन जो है वो धातुओं के साथ भी क्लोराइड बनाती है और अधातुओं के साथ भी क्लोराइड बनाती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं क्लोरीन में निर्मित हाइपोक्लोरस अम्ल विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यानी क्लोरीन फाइनली नवजात ऑक्सीजन बनाती है। ओके, विरंजक चूर्ण बनाने में, अश्रु गैस बनाने, क्लोरोफार्म और औषधियां आदि के निर्माण में। याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लोरोफार्म आगे आएगा। ये ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोश करने के काम आता है। कौन? अरे क्लियर है? और इस क्लोरोफार्म में भी क्लोरीन होती है, अश्रु गैस में क्लोरीन होती है, और विरंजक चूर्ण में भी। देखिए क्लोरीन में हमें कुछ नया नहीं मिला, सारी चीजें हमें वो मिली जो वस्त्रों को रंगने में, प्लेटिनम आदि निष्कर्षण में। अब देखो डाइट कहाँ गए? फिर वही बात, ब्रोमीन एक द्रव है, ब्रोमीन एक। बाकी सारी चीजें देखो हम पहले से इनको पता कर, जो हेलोजन तत्व है 35 है, द्रव्यमान 79 है, सामान्य ताप अवस्था पर द्रव है। बेलेट ने इनकी खोज करी थी। एकमात्र अधातु तत्व आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है। एकमात्र अधातु है जो कि द्रव है, एकमात्र धातु जो। अरे क्लियर है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। समुद्री खारे जल के स्रोतों, खारी झीलों के वाष्प में विद्यमान रहता है। इनमें कोई ओजोन परत के लिए क्लोरीन से अधिक हानिकारक है। देखो जरा, CFC क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो। अब देखिए ब्रोमीन की तो कहीं चर्चा ही नहीं थी, लेकिन यहां क्या आ गया कि ओजोन परत के लिए ये क्लोरीन से भी और फ्लोरीन से भी ज्यादा हानिकारक है। अरे क्लियर है? देखिए फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, देखो जरा ये एक बात और, फोटोग्राफी में कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहा हमने? अरे क्लियर है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, ये याद रखना। ठीक है। अब ये कीटनाशक वगैरह बनाने में होता है, नींद आने वाली औषधियों के निर्माण में होता है। आयोडीन, आयोडीन तो सबको पता है, ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। ये सामान्य ताप पर ठोस होता है, चमकदार होता है, हमारे शरीर की थायरॉक्सिन ग्रंथि के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो निकालती है थायरॉक्सिन, और ये थायरॉक्सिन बनता है आयोडीन से। कैसे? और ये थायरॉक्सिन हमारी लंबाई, चौड़ाई, हमारी पाचन क्रिया, हमारे शरीर को बैलेंस करने के काम आता है। चलिए सारी चीजें हो गई। रवेदार ठोस है। अब देखो हेलोजन का सबसे भारी तत्व है, चमकीला है, गहरा बैंगनी रंग का होता है। विश्व का अधिकांश आयोडीन समुद्रों में पाया जाता है, विशेषतः स्थान घास में पाया जाता है। मानव शरीर के लिए आवश्यक है। थाय बता दिया हमने। घेंगा नामक रोग हो जाता है कीटनाशक के रूप में। और एक बात और, आयोडीन से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। जब आपको कहीं घाव हो जाता है तो डॉक्टर जो दवाई लगाता है कीटाणुनाशक, कि वहां घाव में कीटाणु ना हो जाए, तो वो एक्चुअली होती है आयोडीन टिंचर, टिंचर आयोडीन। ठीक है? ठीक है। तो यहां पर ये हेलोजन वाला मैटर खत्म। हेलोजन वाला मैटर अपने कोई जल्दी तो नहीं निपटाया। एक्चुअली इसकी सारी जानकारियां हमें पहले से पता थी।
बस अंतर इतना था। ठीक है, आगे आते हैं तो हमें पढ़ना है नोबल गैस। देखिए, सबसे पहली बात, यहां देखें आप, हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि अष्टक पूर्ण है, केवल अष्टक से मतलब नहीं है, इनकी बाहरी कक्षा हमें, जैसे हीलियम, हीलियम का होता है 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो क्या होता है, हीलियम की एक ही कक्षा होती है और इसमें पाया जाता है एस, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ना तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कम है कि ये खींचे, और ना इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि ये डोनेट, तो ना तो ये लेता है ना ये देता, और इस तरीके से ये निष्क्रिय हो जाता है, ये किसी से क्रिया। अरे क्लियर है? अब देखे, अगर हम देखे, ये देखिए नियॉन क्या है, और इसका परमाणु क्रमांक देखिए, अब ये 10 क्या होता है। अब देखिए, पहली कक्षा में 2 है, अगली कक्षा में मिलेगा हमें एस और पी, क्या मिलेगा? अरे क्लियर है? इसमें 2 और इसमें 6, हाँ इसमें 5 होते तो ये खींचता। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? और दूसरी कक्षा में अगर एस अकेला होता, पी खाली होता, तो ये कहते एस के दान दे दो। नहीं आ रही बात समझ? लेकिन इसकी दूसरी कक्षा भी क्या है? कंप्लीट। दूसरी कक्षा क्या है? कंप्लीट है, तो इसलिए ना ये लेगा ना ये, तो ये हेलोजन, सॉरी ये जो नोबल गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें, समूह 18 की जो गैसें हैं, इनका 72 कोष कंप्लीट होता है, ना इन्हें लेने की आवश्यकता है ना इन्हें। अरे क्लियर है? अतः ये ना धातुओं से क्रिया करते हैं ना ये। अरे क्लियर है? इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, नोबल गैसें कहते हैं। क्लियर है? इन्हें भी याद होना चाहिए, याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अरे क्लियर है? इनको सामान्य तौर पर जो केमिस्ट्री वाले होते हैं उन्हें रट लेते हिनिया के जीरे। क्या? हिनिया के जीरे, हीलियम, नी हिनिया। क्लियर है? के माने क्रिप्टॉन, ये देखो क्रिप्टॉन, के जी यानी जीनॉन, रे यानी रेडोन। क्लियर है? खास तौर पर इन्हें फिर जो लास्ट वाला रहता है, इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार वैज्ञानिकों का यहां बात पैदा हो जाता है, तो यहां पर हिनिया के जीरे। क्लियर है? चलिए देखते हैं बन। अब खास तौर पर बाकी सारी चीजें हमें पता है। उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी समूह 18 में सम्मिलित है, आवर्त सारणी समूह। अरे क्लियर है? आगे देखते हैं, हमने कहा उत्कृष्ट गैसें निम्नलिखित हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सही है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? आगे चलते हैं, तो रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती, यानी एक नई बात आ गई कि रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती, सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती, बाकी वायुमंडल में उपस्थित रहती। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से, इनमें उत्कृष्ट गैसों में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित? क्लियर है? ये ज्यादातर भूकंप के समय बनने लगती है, और इसी के बनने पर भूकंप का पता लगाया जाता। जब पृथ्वी पर भूकंप आने वाला होता है, तब रेडॉन गैस कलेक्ट होने लगती है। चलिए देखते हैं उत्कृष्ट गैसों की विशेषताएं। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु का वाहक कोष कंप्लीट होता है, इसलिए इनमें अत्यंत निम्न अभिक्रियाशीलता। इनसे ना तो आप कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते का मतलब आयनन विभव बहुत ज्यादा है, आयनन विभव बहुत, और ना आप इनमें कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा। नहीं समझाया था? इलेक्ट्रॉन बंधुता समझाया था, आयनन विभव समझाया था। ओके, देखते हैं, आगे चलते हैं। इन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। क्लियर है? स्थिर
प्रकृति के कारण यह एकल परमाणु अवस्था में मुख्य रूप से प्राप्त होती है। एक बात और, अब कोई अन्य गैसों के नाम लिखोगे, जैसे आप लिखते हो ऑक्सीजन, आप लिखते हो नाइट्रोजन, हाँ या ना? लेकिन जितनी अक्रिय गैसें हैं इन्हें टू के रूप में नहीं लिखा जाता, यानी ये एकल परमाणु, इनके अंदर एक ही परमाणु होता है। ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु हैं, नाइट्रोजन के अंदर 2 परमाणु। अरे क्लियर है? अच्छा एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड एक तत्व तो नहीं, यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लेकिन अगर आप यहाँ हीलियम देखें तो 2 नहीं लिखा जाता, हाँ या ना? नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान, कहीं पर 2 नहीं लिखा जाता। अरे क्लियर है? एक बात और, परीक्षा में 2 के हिसाब से मुझे याद आया, याद रखिएगा, जब भी कभी 2 लगता है, 2 के बाद 2 लगता है, जैसे मान के चलिए हम आपसे कह दें कि N2O2, तो ये नाइट्रोजन का परऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर हम कहते हैं H2O2, ये हाइड्रोजन का परऑक्साइड है। तो ज्यादातर 2 के बाद 2 लगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, परऑक्साइड। लेकिन एक आएगा, आपको शायद मिलेगा PbO2, ये परऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्साइड है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है और आपके टेस्ट में भी हमने क्वेश्चन दिया है। सुन रहे हो? तो बाकी चीजें, लेड के साथ परऑक्साइड नहीं बनता, बाकी चीजों के साथ परऑक्साइड बनता, याद रखिएगा। रेडॉन के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल के कुल संगठन में आर्गन की मात्रा 0 और ये सबसे ज्यादा है, मतलब अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा आर्गन, हाँ या ना? उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं। इनके परमाणु के मध्य वंडर वाल्स बल कार्य करते हैं। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों, हाँ या ना? यानी इनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वंडरवल्स, चूंकि इन बॉन्ड की खोज करी थी वंडरवल्स नामक वैज्ञानिक ने, तो इनके बीच पाए जाने वाले बॉन्ड कहलाते हैं वंडरवल्स बॉन्ड, या बॉन्ड अकेले कह लें हम। ये बहुत उच्च होते हैं, अतः इनके गलनांक, क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। उत्कृष्ट गैसों का संक्षिप्त विवरण। हीलियम, फिर वही बात, हीलियम परमाणु आकार छोटा है, अक्रिय है। इसे गोताखोरों के साथ हम सिलेंडर में भर के ले जाते हैं, पर्वतारोही से ले जाते हैं, वायुयान के टायरों के भरने में काम में आती है। ये सारी, चूंकि हमें वायुयान के टायरों में सबसे हल्की गैस चाहिए, सबसे हल्की हाइड्रोजन है, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे ज्वलनशील है, आग पकड़ लेगी, इसलिए हम हाइड्रोजन को अवॉइड कर देते हैं। तो दूसरे नंबर की कौन बची? आवाज नहीं आ रही है? ओके, देखते हैं जरा। रासायनिक चिन्ह He है, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है, खोजकर्ता जूल्स जेनसन है। चलिए, नामकरण इनने किया, आप ये पढ़ते रहिएगा। हीलियम उत्कृष्ट गैसों के समय प्रथम तत्व है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा पाया जाता है हीलियम। क्यों? क्योंकि सूर्य भी जो जल रहा है वो हाइड्रोजन का बदलती हीलियम में। आगे नाभिकीय संलयन बताएंगे हम। अरे क्लियर है? तो आगे देखते हैं। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रौद्योगिकी अतिचालक के रूप में किया जाता है। MRI स्कैनर में, हाँ MRI में इसका उपयोग सबसे पहली बात गोताखोरों, ठीक है, मौसम संबंधी अध्ययनों के गुब्बारों में, क्योंकि अगर हाइड्रोजन भरेंगे तो आग पकड़ जाएगी, ठीक है। वायुयान एवं रेसिंग कारों के टायरों, नहीं बताया अभी? अरे बताया है, अब रटना तो नहीं पड़ेगा। श्वसन के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण बनाते हैं। क्यों? एक्चुअली मिश्रण हीलियम और ऑक्सीजन का नहीं होता। हीलियम का मुख्य कार्य है आयतन और प्रेशर बनाए रखना। फिजिक्स में बताया था, नहीं बताया था? ओके। जबकि अगर मरीज की बात आ जाए तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस, तो निमोनिया रोगी के लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों क्वेश्चन क्लियर? देखते हैं। नियॉन, फिर वही सारी चीजें, परमाणु क्रमांक 10 है, इतना है, ये खोजकर्ता वगैरह आप पढ़िएगा। ये क्या लिखा?
नियॉन की खोज क्रिप्टोनियम ज़ीनान के साथ की गई थी। ठीक है, यह वायु से हल्की है, इसलिए वायुमंडल के बाहर निकल जाती, ऊपर हो जाती है। नियॉन लैंप्स में प्रयोग के प्रकाश वगैरह उत्पन्न करने, विज्ञापन में प्रदर्शित। चलिए ठीक है, आर्गन सब सामान्य है वायुमंडल में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सर्वाधिक। हाँ, आर्गन पूरी अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है आर्गन, क्योंकि वायुमंडल नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन है। अरे क्लियर है? देखें, चलिए, तो ये सारी चीजें, अब आर्गन रासायनिक रूप में, इसलिए नाइट्रोजन जो कि पर्याप्त मात्रा में अक्रिय, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, याद रखिएगा सब। आर्गन, नियॉन, ये ज्यादातर गैसें विद्युत बल्ब और विज्ञापनों में तरह तरह के रंग उत्पन्न करने के लिए की जाती है। ओके, तो क्रिप्टॉन का भी ऐसा ही आएगा। देखो, क्रिप्टॉन का रंगीन वायुमंडल में अल्प मात्रा पाई जाती है, फ्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं कर, यानी क्रिप्टॉन केवल किससे क्रिया करेगी? ओके, अक्रिय गैसें फोटोग्राफी में उपयोग की जाती हैं। क्रिप्टॉन, ज़ीनान का प्रयोग विद्युत बल्बों में, ये 2-3 गैसें विद्युत बल्बों में भरी जाती हैं। तो अब यहाँ पर ज़ीनान गैस देखो जरा, ज़ीनान वायुमंडल में अत्यंत मात्रा में, फिर वही बात, इनका कोष पूर्ण होता है, वही सारी चीजें जो अपन पढ़ चुके, ठीक है। फिर विद्युत बल्बों में रेडान, यहाँ आएगा थोड़ा सा जो भूकंप वाला मैटर है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, उपयोग कैंसर और ट्यूमर के उपचार में। ये लाइन नहीं है, लेकिन आप याद रखना, भूकंप के समय रेडान गैस उत्पन्न होती है। तो एक्सीलेंस गैसों में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो हमने पढ़ाना हो। अरे क्लियर है? नोबल गैस में, उत्कृष्ट गैसों में, अक्रिय गैस है, ये सब इनके नाम है। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, इसको देखते हैं एक्चुअली क्या है। उपधातुएं, उपधातुएं अभी छोड़ दीजिए, इसलिए इनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसको मात्र एक रीडिंग कर लीजिएगा। देखो जरा उपधातुएं, क्योंकि धातुएं उपधातुएं जो है, देखो जल्दी से इसको निपटा लें, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं आती है। ये वो है जो धातु के भी गुण रखते हैं, और इनको फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं। देखो आप आपको याद हो, यहां ये बोरान है, 13 नंबर है बोरान, 14 नंबर है सिलिकॉन, हो ये आर्सेनिक और एंटीमनी, इनको छोड़िए, इनको आपको याद हो, ये अति चालक के रूप में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हमने आपसे कहा था अर्धचालक, और अर्धचालक को गर्म किया तो अति चालक बन गए। हमने आपसे कहा था ये निम्न ताप पर तो अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो ये चालक की तरह व्यवहार, इनकी यही विशेषता। बाकी सारी बातें आप इनको स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इनका सारा विवरण हमने आपको लिख दिया है। वही सारी चीजें लिखी, आवर्त सारणी की आवर्त 2, 3, 4, कोई नया नहीं है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से आपको क्वेश्चन आए। देखो ठीक है, आप लोग ये कर लोगे, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, जहां से क्वेश्चन आने हैं। ये बाउंस नहीं करा है हमने, एक्चुअली जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनको हमने फिजिक्स में पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमें पढ़ना है एसिड और बेस, यानी अम्ल एवं क्षार।